गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थवर्म में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। अर्थवर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होती है। इसके जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, इसलिए यह मोनोसियस एनिमल कहलाता है, जिसे हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। मोनोसियस का तात्पर्य द्विलिंगाश्रयी और हर्माफ्रोडाइट का मतलब उभयलिंगी। द्विलिंगाश्रयी दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं तो उसे मोनोसियस कहते हैं। और हर्माफ्रोडाइट का भी मतलब यही है, when the both sexual organs are present in a single individual। दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही साथ उपस्थित हैं, उसके बावजूद भी इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का कारण प्रोटेंडर्स कंडीशन होती है। प्रोटेंडर्स और प्रोटोगाइनस कंडीशन हमने आपसे पहले बात की है। प्रोटेंडर्स का मतलब कुपूर्वता। कुपूर्वता का तात्पर्य होता है जहां पर स्पर्म्स या यूं कहें टेस्टिस पहले डेवलप हो जाती हैं और ओवरी बाद में डेवलप होती है, तो प्रोटेंडर्स कंडीशन। यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। वो कौन कौन से अंग हैं? पहला टेस्टिस, टेस्टिस सैक, इन्हें वृषण, वृषणकोश, सेमाइनल वेसिकल, शुक्राशय, स्पर्मेडुकल फनल, शुक्रवाहिनी कीप, वास डिफरेंस, शुक्रवाहक, प्रोस्टेट ग्लैंड और एसेसरी ग्लैंड, जिन्हें सहायक ग्रंथियां कहते हैं। हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ये बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ करते हैं टेस्टिस की। बहुत छोटी सफेद एवं पालीदार दो जोड़ी वृषण उपस्थित होते हैं जो 10वें तथा 11वें खंड में स्थित रहते हैं। ये 10वां खंड, ये 11वां खंड। यहाँ पर ये मिड वेंट्रल पोजीशन पे यहाँ ये टेस्टिस सैक है और इस टेस्टिस सैक के उभार, मिड वेंट्रल उभार जो होता है, इसके साथ में ये यहाँ पर ये टेस्टिस उपस्थित होती है, जिसे हमने यहाँ दोनों तरफ निकली हुई छोटी छोटी टेस्टिस जैसे नीचे क्लियर कट दिख रही है आपको। ये इस तरह से, जैसे 10वें खंड में एक जोड़ी और इसी तरह से 11वें खंड में एक जोड़ी टेस्टिस यहाँ उपस्थित होती है। प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 4 से 8 तक छोटे छोटे अंगुलीनुमा प्रवर्त निकले होते हैं और इन प्रवर्तों के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, जिससे कि स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है। शिशु अर्थवर्म के अंदर ही ये टेस्टिस उपस्थित होती हैं और वयस्क में ये डीजनरेट हो जाती हैं। आगे दूसरा, जैसे हम कहते हैं टेस्टिस सैक, वृषणकोश। जहां टेस्टिस उपस्थित हैं वहीं पर टेस्टिस सैक उपस्थित है। जैसे यहाँ पर टेस्टिस उपस्थित है 10वें और 11वें के अंदर, तो टेस्टिस सैक भी 10वें और 11वें खंड में ही उपस्थित हैं। वृषणों को चौड़े एवं पतले झिल्ली वाले वृषणकोश घेरे रहते हैं। वृषणकोश जो यहाँ पर हैं, इनमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो आप यहाँ देख रहे हैं, स्पर्मिडुकल फनल, शुक्रवाहिनी की। उसके बाद में हम बात करते हैं शुक्राशय, जिन्हें हम सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। शुक्राशय 11वें और 12वें खंड में देखने को मिलते हैं। ये 11वां खंड, यहाँ पर ये शुक्राशय है। 10वें और 11वें खंड में टेस्टिस उपस्थित हैं। 10वें और 11वें खंड में स्पर्मेडुकल फनल उपस्थित है, टेस्टिस सैक उपस्थित है, लेकिन 11वें और 12वें के अंदर सेमाइनल वेसिकल उपस्थित होते हैं, शुक्राशय उपस्थित होते हैं। 11वें खंड का शुक्राशय जो है वो टेस्टिस सैक के अंदर उपस्थित होता है और 12वें खंड का शुक्राशय जो है वो नेक्ड होता है, अनकवर्ड होता है। 10वें खंड का टेस्टिस सैक 11वें खंड में और 11वें खंड का टेस्टिस सैक 12वें खंड के सेमाइनल वेसिकल में खुलता है। यहाँ से डेवलप होने वाले स्पर्म्स पहले सेमाइनल वेसिकल में जाएंगे और स्पर्मेडुकल फनल के द्वारा फिर पीछे की ओर जाएंगे। अगले स्ट्रक्चर, जैसे हम स्पर्मेडुकल फनल जैसे पहले ही बता चुके 10वें और 11वें खंड में। अब हम वास डिफरेंस, जिसे हम शुक्रवाहक कहते हैं, ये शुक्रवाहक यहाँ से निकल रहे होते हैं जहां से स्पर्मेडुकल फनल है। इन दोनों से एक एक डक्ट, इधर से तो एक जोड़ी ये मिलेंगे तो दो तो यहाँ से निकलेंगी और दो यहाँ से निकलेंगी, और जो आपको यहाँ से निकलती हुई दिख रही है ये वाली, यहाँ भी देखेंगे आप, ये फुल डायग्राम जिसे हम कहेंगे, इसका केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का यहाँ पर दिखाया गया है। स्पर्मेडुकल फनल पीछे की ओर एक पतली दुबली पक्षमाभी धागे समान शुक्रवाहक में खुलती है और ये एक ओर के दोनों शुक्रवाहक अधर शरीर भित्ति से लगकर पीछे की ओर 18वें खंड में जाकर और प्रोस्टेट वाहिनी से
मिल जाते हैं। ये जा रहे हैं यहाँ पे और ये यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगी। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। 16वें 17वें खंड से लगे कि 20-21वें खंड तक प्रोस्टेट ग्लैंड एक सफेद पालीवत संरचनाएं उपस्थित होती है। एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड जो अधर पार्श्व सतह में 16वें 17वें खंड से लगा के और 20वें 21वें खंड तक फैली हुई संरचना है। प्रत्येक ग्रंथि में एक बड़ा ग्रंथिल और छोटा अग्रंथिल भाग होता है। ग्रंथिल भाग एक असीमित ग्रंथि है, आपस में जुड़ी हुई कई पालियां होती हैं और अग्रंथिल भाग में कई छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो 18वें खंड में परस्पर संयुक्त होकर या जुड़कर और एक प्रोस्टेट डक्ट बनाती हैं और यह प्रोस्टेट डक्ट 18वें खंड में ये दोनों डक्ट वास डिफरेंस और प्रोस्टेट डक्ट दोनों मिलकर एक कॉमन प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट का निर्माण करती हैं जो 18वें खंड में अधर पार्श्व सतह पर एक जोड़ी छिद्रों द्वारा खुलती हैं। उनको नरजननिक छिद्र कहते हैं। इसके साथ में अंतिम संरचना जिसे हम सहायक ग्रंथियां कहते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स, 17वें और 19वें खंड में एक एक जोड़ी गोल सफेद सहायक ग्रंथियां जिन्हें जननिक पेपिली और इनसे निकलने वाला स्राव संभवतः मैथुन के समय दोनों केचुए को मिलने में सहायता प्रदान करता है या सहायक होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मादा जननांगों की, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरीज, ओविडुकल फनल, ओविडक्ट, स्पर्मेथिका। सबसे पहली बात ओवरीज की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये ओवरी लिखी हुई है, खंड कौन सा है? 13वां। पट कौन सा हो गया? 12वां 13वां। तो हम यूं कहें 13वें खंड में एक जोड़ी छोटे सफेद अंडाशय होते हैं जो इसी खंड के अगले पट मतलब 12वें 13वें पट के साथ जुड़े रहते हैं तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर। तो इनकी पोजीशन देख रहे हैं आप, मध्य अधर सतह पे बीच में से तंत्रिका तंत्र निकलेगा मिड वेंट्रल पोजीशन पे। तो यहाँ पर ये ओवरी देखने को मिलती है। अंडा से अगर हम देखते हैं तो ये इस तरह की संरचनाएं 8 से 10 पालीवत संरचनाएं जो हैं ये उपस्थित होती हैं जिनके अंदर ओवा भरे हुए होते हैं। ये ओवेरियन लोब्यूल्स हैं जिनमें ओवा भरे हुए होते हैं और यहाँ से oogenesis प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अंडे निकाले जाते हैं। दूसरी संरचना है अंडवाही की ओविडुकल फनल। ओविडुकल फनल 13वें खंड में प्रत्येक अंडाशय के ठीक नीचे बड़ी प्लेट के समान एक अंडवाही कीप पाया जाता है और जिसके किनारे फोल्डेड होते हैं, पक्षमाभित होते हैं, जिससे यहाँ से बनने वाले ओवा सीधे इसमें उंडेल दिए जाते हैं या इसके संपर्क में आते हैं तो ओविडक्ट में पहुंचते हैं। अब आगे बात आती है ओविडक्ट की, अंडवाहिनी की। यहाँ अंडवाहिनी ज्यादा बड़ी नहीं है। 13वें खंड के मध्य से में जो है ओविडुकल फनल मिल रहा है और इसी से पीछे की ओर एक छोटी शंकु आकार की पक्षमाभी नली उपस्थित हो और दोनों अंडवाहिनियां पीछे की ओर मिलकर 14वें खंड में मध्य अधर सतह पर एक कॉमन या उभयनिष्ठ रंध्र द्वारा बाहर खुलती हैं। मादा जनन छिद्र कहते हैं जो 14वें खंड के मध्य अधर सतह पर उपस्थित होता है, फीमेल जेनाइटल। और इसके बाद में हम बात करते हैं चौथी स्ट्रक्चर जिसे स्पर्मेथिका कहते हैं। स्पर्मेथिका 5वें छठे पट से उपस्थित है, अधर पार्श्व में स्थित होती हैं एक एक जोड़ी शुक्र ग्राहिका जिन्हें हम स्पर्मेथिका की बात कहते हैं। तो 5वें छठे, छठे 7वें, 7वें 8वें और 8वें 9वें खंड में एक एक जोड़ी शुक्र ग्राहिका उपस्थित होती है। तो 4 जोड़ी फ्लास्क के आकार की ये संरचनाएं उपस्थित होती हैं। तो इसकी शेप पियर शेप या नख के आकार की जिसमें एम्पुला और एक छोटी नेक या गर्दन जैसी संरचना, सक्रिय गर्दन जैसी संरचना उपस्थित होती है और यहाँ पर एक डाइवर्टिकुलम उपस्थित होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये यहाँ पर ये इसकी स्ट्रक्चर है डक्ट ऑफ और नेक। ये तो डक्ट हो गई जो बाहर से खुलेगी, स्पर्मेटिकल पोर द्वारा बाहर खुलेगी। इसके अंदर एम्पुला, ये एम्पुला है और ये सीकम या डाइवर्टिकुलम स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या है? स्पर्म्स भरे हुए होते हैं। फेरेटिमा के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो डाइवर्टिकुलम में और दूसरे केचुओं के अंदर एम्पुला में संचित रहते हैं। अब हम मैथुन की क्रिया की बात करते हैं। दो केचुए एक दूसरे से उल्टे दिशा में, यहाँ इसका माउथ है
तो इसका माउथ इधर है, एक दूसरे से उल्टी दिशा में और एक दूसरे के उल्टे संपर्क में आते हैं, मतलब अधर सतह से संपर्क में आते हैं। उभयलिंगी होते हुए भी प्रोटेंडर्स के कारण इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। एक जोड़ी छिद्र है यहाँ पे 18वें खंड में अधर पार्श्व में है, और इसी तरह से स्पर्मेथिका है अधर पार्श्व में स्थित है। 18वें खंड में उपस्थित नर जनन छिद्र किसके संपर्क में आया? सबसे पहले यहाँ पर आया 5वें छठे की शुक्र ग्राहिका से। फिर जब ऐसा होगा तो यहाँ हम देखेंगे कि ये 18वां खंड इसके संपर्क में आ रहा है 5वें छठे के में, तो यहाँ पर ये 18वां खंड इस 5वें छठे खंड के संपर्क में आता है। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। जब ये 18वां खंड आगे खिसकेगा तो ये छठे सातवें के संपर्क में आ जाएगा, तो उस वक्त यही होगा। ये भी आगे खिसकेगा तो ये 18वां खंड इस छठे सातवें शुक्र ग्राहिका के संपर्क में आ जाएगा। फिर ये 18वां खंड ये सातवें आठवें की, और फिर ये 18वां खंड 8वें 9वें खंड की पट पर उपस्थित शुक्र ग्राहिका के संपर्क में आता है। मेल जेनाइटल पोर है, उसके द्वारा स्पर्म्स का इजेकुलेशन कर दिया जाता है शुक्र ग्राहिका के अंदर, और इस काम में सहयोग करते हैं यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड्स, जो कि केचुए को दोनों को चिपका लेती हैं वेंट्रल सरफेस। दोनों केचुए अलग हो गए। अब इसके बाद में कोकून का निर्माण होता है। यहाँ पर 14, 15, 16वें खंड में कोकून का निर्माण होता है, और यहाँ से जो बनने वाला कोकून है, मैंने आप बताया कि 14वें खंड में मादा जनन छिद्र होता है। तो यहाँ से जब कोकून बनता है और वायु के संपर्क में आता है तो उसमें संकुचन होता है, वो सिकुड़ता है, उस पर दबाव लगता है। दबाव लगता है तो 14वें खंड में जो उपस्थित अंडाणु हैं वो बाहर निकलते हैं मादा जनन छिद्र द्वारा, तो 14वें खंड में अंडाणु भर जाते हैं। फिर ये कोकून जो है आगे की तरफ खिसकता है, केचुआ पीछे की तरफ खिसकता है, तो फिर 15वां खंड में उपस्थित जो कोकून वाला पार्ट था वो खाली था, वो भर जाता है। फिर पीछे वाला भाग जो है भर जाता है। इस प्रकार से कोकून आगे की तरफ खिसकता चला जाता है और अर्थवर्म पीछे की तरफ खिसकता चला जाता है। लास्ट में जो है ये स्पर्मेथिका की सिद्ध में आता है, तो वही कोकून में दबाव के कारण शुक्र ग्राहिकाओं में उपस्थित शुक्राणु इसमें कोकून में बाहर निकलने लग जाते हैं, और ये सब कोकून यहाँ पर ये कोकून की प्रक्रिया लगातार बनती रहती है। तो जब तक शुक्राणु खत्म नहीं हो जाते हैं कोकून का निर्माण होता रहेगा। इस तरह से कोकून बन के आगे की तरफ से बाहर निकलता है और केचुआ पीछे की तरफ से। फिर दूसरा कोकून का निर्माण हो जाता है, वो भी इसी तरह से। पहले अंडाणु भरते हैं इसमें, फिर शुक्राणु भर जाते हैं स्पर्मेथिका से, फिर वो बाहर निकलता है। तो इस तरह से ये कोकून निर्माण की प्रक्रिया होगी, और अनुकूल परिस्थितियों के अंदर इसमें जो है डेवलपमेंट होगा, परिवर्धन होगा, छोटे छोटे केचुए कोकून से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से ये केचुए के अंदर जनन तंत्र संपन्न होता है। थैंक यू।